Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic is Silas Marner summary, chapter number 9. In the previous chapter number 8 we read कि गॉडफ्रे ने जो है डिसाइड किया था कि वो अपने फादर को स्क्वायर कैस को सब कुछ कन्फेस कर देगा अबाउट हिज मनी और डंसे के साथ जो हुआ और जो डंसे ने वाइल्ड फायर को मार दिया और वो पैसे लॉस हो गए। लेकिन जो है वो उसके ये सब सोचने के बाद वो सो गया, लेकिन जब वो सो कर उठा तो सब कुछ उसने भुला दिया और बिकॉज ही वॉज एन इनडिसाइसिव पर्सन तो उसने सोचा कि मैं सब कुछ हालात पे छोड़ देता हूँ कि जो भी हालात आगे होंगे उस लिहाज से फिर मैं एक्ट आउट करूँगा। सो फॉर द टाइम बीइंग ही डिड नॉट डिसाइड टू कन्फेस इट टू हिज फादर। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 9. Godfrey woke up early and waited for the squire in the parlor who was taking a walk with his manager. और यहाँ पे थोड़ी सी स्क्वायर की physical appearance बताई है that he had a hard glance at brows but feeble mouth because of his old age. When he entered in parlor, he asked Godfrey about his breakfast being eaten without any greetings. Godfrey replied that he had done his breakfast and wanted to talk to him. फिर उसने अपने फादर के साथ बात करनी स्टार्ट की. He told him that Wildfire had been injured. और इस पे स्क्वायर को एकदम से लगा कि मे बी गॉडफ्रे वांटेड मनी, सो ही स्टार्टेड टेलिंग हिम अबाउट हिज पुअर कंडीशन कि अभी वो नहीं दे सकता तुम्हें पैसे, एंड ब्लेम्ड फाउलर जो कि उसका टेनेंट है फॉर हिज पुअर कंडीशन. Godfrey explained that he didn't wanted money, instead he wanted to give it to Squire 100 pounds by selling Wildfire. Wildfire को बेचकर वो अपने फादर को 100 pounds देना चाहता था. At this Squire became surprised कि ये उल्टा मुझे पैसे देना चाह रहा है. Then Godfrey told him that Fowler did pay him the money last month, which he gave it to Dunsey under his pressure. गॉडफ्रे उसे इन्फॉर्म करता है कि फाउलर ने उसको पैसे दे दिए हुए थे जो कि उसने डंसे को दे दिए अंडर हिज प्रेशर, एंड देन ट्रस्टेड डंसे ऑन सेलिंग वाइल्डफायर ताकि वाइल्डफायर बेच के वो पैसे ले आए और वो अपने फादर को वो दे सके. बट अनफॉर्चुनेटली वाइल्डफायर डाइड. At this, the squire became very angry and asked him that why did he give the money to Dunsey, and said that he would turn them all out of the house and will marry again and it's not necessary to hand over the property to Godfrey. तो जैसे फादर्स गुस्से में आ जाते होते हैं वो गुस्से में आ गया और उसने गॉडफ्रे को डांटना शुरू कर दिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें डिसओन कर देना चाहता हूँ. He said that there was a lie at the bottom of that. उसने लिखे फिर उसने कहा कि ज़रूर तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो. But Godfrey told him that he is not lying and Dunsey tricked him. Then the squire asked for Dunsey to fetch, and Godfrey told him that he didn't know where he was. Squire ने कहा कि जाओ जाके Dunsey को लेकर आओ, but Godfrey ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है. Then Squire again turned to Godfrey and asked him why he let Dunsey have the money, on which Godfrey replied that he didn't know. The squire told him that he must have bribed him for something. स्क्वायर ने कहा कि ज़रूर तुमने उसे किसी बात की रिश्वत दी है जो तुमने उसको पैसे दिए हैं, जिस पे गॉडफ्रे बहुत ज़्यादा हैरान हो गया एकदम से और उसने शो कराया कि अपने आप को नॉर्मल शो कराने की कोशिश की ताकि उसका झूठ ना पकड़ा जाए, एंड सेड दैट इट वाज हिज बैड लक दैट ही वॉजंट एबल टू पे द मनी. उसने कहा कि ये उसकी बुरी किस्मत है कि वो चाहता तो था कि पैसे वो दे दे वापस, लेकिन वो नहीं दे सकता. द स्क्वायर टोल्ड हिम दैट नाउ इट वॉज नॉट हिज एज टू मेक फूलरीज, एंड स्क्वायर्स ग्रैंडफादर हैड स्टेबल्स एंड हॉर्सेस and he had now lost everything because everyone used his money like leeches, and now he would be a strict father. उसने बताया कि उनकी जो ग्रैंडफादर थी उनके पास काफ़ी हॉर्सेस और प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब स्क्वायर के पास वो सब कुछ खो चुका है, उसके पास नहीं है, इसलिए वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल कंडीशन में नहीं है और वो इसलिए वो कहता है कि सब ने उसका पैसा यूज़ किया और वो सबको अब छोड़ देगा और वो अभी एक स्ट्रिक्ट फादर बनेगा. Godfrey was silent. Then the squire asked Godfrey to help him, on which he replied that he tried to help him, but the squire took it negatively. क्योंकि स्क्वायर जो है बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है तो वो हर एक चीज़ बात को नेगेटिवली ले लेता है. The squire said that the one thing he asked from Godfrey was to marry Nancy, which he didn't, as he wanted to go against his father. And if he had stopped him from marrying Nancy, he would have married her. फिर गुस्से में आ जाता है स्क्वायर और कहता है कि तुम इस तरह से मुझे हेल्प कर सकते थे कि तुम नैन्सी से शादी कर लेते और एक स्टेबल अपनी लाइफ गुजारते, पर तुम्हें मैंने कहा है तो इसलिए तुम नहीं कर रहे, और अगर मैंने तुम्हें उससे शादी करने से मना किया होता तो तुम ज़रूर कर लेते क्योंकि तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो. And that he was an indecisive person like his mother and needed Nancy to make him better, and she too was ready to marry, at which Godfrey agreed too. And on asking that why didn't he ask her then, he replied that he wanted to let the things be the same. उसने कहा कि जब नैन्सी भी तुमसे शादी करना चाह रही तो तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ लेते, तो उसने कहा कि फ़िलहाल मैं अभी हालात ऐसे ही रहने देना चाहता हूँ, मैं कोई बात बढ़ाना नहीं चाहता. The squire
offered him to ask Nancy on his behalf, और कहा कि उसने कहा कि चलो मैं नैन्सी का रिश्ता मांग लेता हूँ तुम्हारे behalf पे, and scornfully said that it would be a proud thing for Lammeters to have relation with squires, और कहा कि ये Lammeters के लिए फख्र की बात होगी कि वो हमारे जैसे बड़े ख़ानदान से रिश्ता जोड़ रहे हैं. But Godfrey replied that he wanted to manage the things himself, as Nancy was a little upset with him. If Squire would not let him have a farm, Nancy would not like to live in the same house as Godfrey's brother. अब इसने ये बात बना ली कि वो इसलिए ये नहीं शादी कर पा रहा क्योंकि अगर वो उसी घर में रहेगा तो नैन्सी नहीं चाहती कि जहाँ पे डन से रह रहा है वहीं पे वो भी शादी के बाद रहे, तो वो चाहती कि अलग घर हो. The Squire scornfully laughed that it was not possible that Nancy would reject to live in the red house. उसने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि जो हमारी इतनी बड़ी मैंशन है रेड हाउस उसमें नैन्सी रहना पसंद ना करे. Godfrey then asked to leave everything on him. The squire then said that he would do whatever he chose and he would go to Cox, and if Godfrey would find Dunsey he should tell him not to come home again and live on his own as an ostler. उसको गुस्सा आया, उसने कहा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारूंगा, मेरा जो दिल में आएगा मैं वो करूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर जन से वापस आता है तो गॉडफ्रे तुम उसको कह देना कि घर मत आए और खुद ही अपनी ज़िंदगी गुजारे अपने पैरों पे. Godfrey said that it was not his right to ask Dunsey about this and went out to stop Winthrop and Reddy Squire's house. फिर उनकी यहाँ पे डिस्कशन ख़त्म हो गई. उसने कहा कि मैं नहीं डंसे से ये कह सकता, और बस वो बाहर चला गया और जाके तो स्क्वायर का घोड़ा तैयार कराने लग पड़ा. After the conversation, he was confused that whether this discussion gave him relief or whether it was a yet another complication for him. And then he fled to his usual refuge, which was relying on chances. फिर उसने कहा कि पता नहीं इस सारी डिस्कशन से उसे फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, पर फिर जो है नॉर्मली वो दोबारा से अपने उसी रिफ्यूज में चला गया, जो कि क्या है कि हालात पे डिपेंड करना कि आगे क्या होगा. Then the writer Then there are very beautiful examples given by the writer about the psychology of humans in different situations and what would be their reaction. Like if a person betrays his friend, he relies on fate that his friend would never know the betrayal. फिर यहाँ पे जॉर्ज एलियट ने अपने राइटिंग स्टाइल से डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं कि जब एक इंसान जो है वो उसकी साइकोलॉजी कैसी होती है जब डिफरेंट हालात में सिचुएशंस में, कि जैसे कि एक इंसान ने अपने फ्रेंड को धोखा दिया तो वो चांसेस पे हालात पे डिपेंड करेगा और फेट पे यकीन करेगा कि काश उसके दोस्त को कभी पता ही ना चले कि उसको मैंने धोखा दिया है. एंड इफ अ पर्सन leaves his office duties, he wants the face to turn into an important matters and people consider chance as the mighty creator of success. और जो है इसी तरह अगर इंसान अपनी ड्यूटीज़ को जो है निगलेक्ट करा, ऑफिस ड्यूटी नहीं जा रहा, तो वो चाहेगा कि फेट किसी तरह से इसको जो है एक अनइम्पॉर्टेंट मैटर बना दे कि वो तो ज़रूरी ही नहीं है. तो इसलिए लोग जो है वो चांसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और उसको माइटी क्रिएटर समझते हैं सक्सेस का. द इवन principle disapproved is orderly sequenced by which the seed brings forth a crop according to its kind. तो राइटर कहते हैं कि इंसान जो बोता है, जो बीज बोता है वही वो काटता है, और इसी तरह जब इंसान एक फेट पे या चांसेस पे रिलाई करता है तो फिर वो ही उसकी ज़िंदगी को होल में ले लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और वो इंसान कभी भी खुद डिसाइड नहीं कर पाता और फिर वो चांसेस के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाता है. सो दिस वॉज ए समरी ऑफ चैप्टर नंबर 9. Hope you liked my video. Please subscribe my channel and stay tuned on this channel for more summaries in an orderly sequenced way. Stay tuned for chapter number 10 summary.